हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है। वन वर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको मैं वन वर्ड कवर करवाऊंगा विथ डायग्राम। और आज जो हम वन वर्ड में पढ़ेंगे, ऐसा पहले किसी ने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वन वर्ड में आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, आपको एक सेंटेंस का एक वर्ड बताया जाता है। लेकिन आज हम जो वन वर्ड पढ़ेंगे, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज मैं आपको वो सेंटेंसेस और वो वर्ड्स कवर करवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हम एक वन वर्ड का एक सेंटेंस लेंगे जो एग्जाम में आता है। उसके बाद जो वर्ड उसका आंसर होगा, उस आंसर का हम सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी और एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द ये भी कवर करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारी वोकैबलरी भी कवर अप हो जाएगी। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे वन वर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वन वर्ड होता क्या है। देखिए, हमारी जो ग्रामर का जो कोर्स है उसका नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जितनी भी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं होती है, या किसी स्कूल में 10th या 12th के लिए परीक्षाएं होती है, या ओलंपियाड के एग्जाम्स होती है, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, सभी में ग्रामर इंग्लिश ग्रामर आती है। इस कोर्स में आपको वो सारे टॉपिक्स कवर मिलेंगे जो एक बेसिक से लेके एडवांस इंग्लिश ग्रामर के लिए उपयोगी होते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको ये कोर्स कहां मिलेगा? ये कोर्स मिल जाएगा मास स्टडी ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी हमने दे दी है। अब बात आती है, सर वन वर्ड आप पढ़ा रहे हो, ये वन वर्ड क्या होते हैं? अगर आप अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको पता होगा वन वर्ड का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर हिंदी में कहूं तो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसके लिए? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सिंपल सी बात है। मैंने कोई लाइन बोली है ना, मैंने कोई सी भी लाइन बोली आपके सामने, और मैंने कहा कि भाई बताओ, ये जो लाइन बोली इसके लिए कोई एक वर्ड आप बताओ। जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना करता हो, ईश्वर में विश्वास ना करता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे नास्तिक। हिंदी में क्या कहेंगे? नास्तिक। जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो। जो भगवान में विश्वास करता हो वो आस्तिक हो गया। सर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हो, उसे क्या कहेंगे? किताबी कीड़ा। क्या कहेंगे? जो बहुत दिन रात बुक्स पढ़ता रहता हो, क्या कहेंगे? किताबी कीड़ा। तो ये हिंदी में जैसे होते हैं, इन द सेम वे इंग्लिश में भी होते हैं। कि इंग्लिश में आपको एग्जाम में एक फ्रेज आ जाएगी, फ्रेज यानी वाक्य का टुकड़ा, या कोई लंबा सेंटेंस आ जाएगा, उसको अंडरलाइन करके आपको दे देंगे कि ये जो अंडरलाइन है ना, इन सभी शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस जो बना है ना, इसके लिए एक वर्ड होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको कहा जाएगा कि इसमें से एक को टिक करिए। तो आज के लेक्चर में मैं आपको वो वाले वन वर्ड कवर करवाना चाहता हूं जो एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं, जो हमारे स्पोकन में, हमारे ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो वन वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी वन वर्ड जो होता है, ये जो वन वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है? किसको किसको रिप्रेजेंट करता है? एक तो ये सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और एक ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेज को, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। किसको? कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस की जगह पर, ये क्या करेगा? सेंटेंस की जगह पर आएगा। यानी कि सर इसका मतलब ये है कि ये तीनों को क्या करता है? रिप्लेस करता है। कौन रिप्लेस करता है? वन वर्ड एक सेंटेंस को रिप्लेस कर सकता है, एक फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है, एक ग्रुप को रिप्लेस कर सकता है। सर कैसे रिप्लेस करेगा? कि भाई कहीं पर एक लंबा सेंटेंस लिखा है, उसकी जगह पर मैंने एक वर्ड लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है आपका वन वर्ड। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो बहुत ही शानदार सेंटेंस है। देखिए, अ पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स। क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किताब पढ़ता है। क्या करता है? किताब पढ़ता है, मतलब बुक्स पढ़ता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप एक वर्ड में क्या कहेंगे? आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे। मैं इसलिए 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसी के बेस पर एक 50 नंबर का टेस्ट
जी हाँ, वन वर्ड पर 50 नंबर का टेस्ट मास स्टडी ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पर एक के 4 ऑप्शन दिए हैं। आप वो 50 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो अ पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक, ऐसा व्यक्ति जो किताब पढ़ता रहता है उसे अंग्रेजी में कहा जाता है बुक वॉर्म। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है इंग्लिश में बुकवार्म। यहां देखिए बुकवार्म यानी कि किताबी कीड़ा। जैसे लड़की है, इसके पास दो बुक्स खुली है और यहां पर ये तीसरी किताब पढ़ रही है और बहुत सारी बुक्स जो है दे आर ऑन द वे। तो ये हमें याद करना है बुक वर्म, किताब नो। तो आप कैसे याद करोगे? ट्रिक लगा सकते हो कि भाई जो कीड़ा होता है वो कीड़ा क्या करता है, आपने देखा है कीड़ा लकड़ी में ना घुसा रहता है, कोई भी चीज में घुसा रहता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति किताब में हमेशा घुसा रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? किताबी कीड़ा। तो किताबी कीड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो किताब को बोलते हैं बुक और वर्म माने होता है कीड़ा। तो बुक वर्म बहुत ही आसान वर्ड है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि जो बुक वर्म वर्ड है इसे एक और कौन सा वर्ड दोगे आप, तो इसे एक और वर्ड दोगे रीडर। रीडर ने होता है जो पढ़ने वाला किताब, उसे रीडर कहा जाता है। और अगर आपको पूछा है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो किताब पढ़ना नहीं जानता हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनलर्नेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनलर्नेड, जो लर्नेड नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है। एक बात आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि ये जो सिनोनिम्स है और ये जो एंटोनिम्स है ये एक्सपेक्टेड रहेंगे, यानी कि अपेक्षाकृत रहेंगे। हर वन वर्ड का जो सिनोनिम होगा वो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई अच्छे को गुड बोलते हैं, बुरे को एग्जैक्टली बैड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ वोकैबुलरी के दृष्टिकोण के हिसाब से इसमें ऐड किए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो किताबों को हमेशा पढ़ता है उसे बुकवर्म कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अ पर्सन हु इज केप्ट इन द प्रिजन, केप्ट एज अ प्रिजनर, ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा कैदी के रूप में रखा जाता है। देखो यहां पर एक व्यक्ति है कैदी, आपको इमेज दिखाई दे रही, इमेज से दिमाग में ना पिक्चर क्लियर हो जाती है, इसलिए बहुत सही तरीका होता है चीजों को इमेजिन करके पढ़ना। दोस्तों कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ना रिलेट करके पढ़ना सीखो। रिलेट करना है, उसको जोड़ो कि यार ये वर्ड को मैं कैसे याद करूं। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जेल में रखा जाता है उसे कहा जाता है कैप्टिव, यानी कि कैदी। कैप्टिव यानी क्या होता है? कैदी होता है जो एक ही जगह पर रखा जाए। तो जो चीज एक ही जगह पर रखी जाएगी कई सालों तक, चाहे वो पेड़ क्यों ना हो, पेड़ भी कैप्टिव ही कहलाएं क्योंकि वो एक ही जगह पर रहते हैं। तो कैप्टिव यानी होता है कैदी। वैसे कैदी को प्रिजनर भी कहा जाता है ना, कुछ लोग क्रिमिनल भी बोलते हैं। तो इसके आसपास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन कैप्टिव के लिए एक और वर्ड कौन सा होगा? तो कैप्टिव के लिए एक और वर्ड होगा आपका प्रिजनर। प्रिजनर यानी होता है कैदी। और जो कैद में ना रहे, जो प्रिजन में ना रहे, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा फ्री या फिर सेल, फ्री या फिर ओपन। सर और क्या क्या बोलते हैं जेल को? तो देखो यहां पर जो जेल होती है ना, इसे अंग्रेजी में सेल भी कहा जाता है। सेल, बार भी कहा जाता है, बिहाइंड द बार्स, तो बार भी कहा जाता है, बार आने भी होता है जेल, सेल आने भी होता है जेल। कैदी को, इसके लिए हम लोग एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको क्रिमिनल भी बोलते हैं। इसको आप शुद्ध भाषा में थीप यानी चोर भी बोल सकते हैं। क्रिमिनल जिसने कोई क्राइम किया हो, तो जो क्राइम होता है वो कार्य, बुरा काम को क्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइम बोलते हैं। तो आप बहुत सारे वर्ड्स जो है ऐसे याद करते जाओगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। वैसे ग्रामर को ना सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है आपकी वोकैबुलरी होती है। जितनी ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी रहेगी उतना आपको मजा आएगा। तो याद रहेगा ऐसा व्यक्ति जो एज अ प्रिजनर यानी कि एज अ कैदी के रूप में रखा जाता है उसे कैप्टिव कहा जाता है। अगला वर्ड देखिए, अ लवर ऑफ वंस कंट्री। क्या लिखा है यहाँ पे? अ लवर ऑफ वंस कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो खुद की कंट्री को बहुत प्यार करता हो, बहुत ज्यादा, तो उसे हिंदी उसे उसके लिए वन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पैट्रियोट। क्या करेंगे? अ लवर ऑफ वंस कंट्री, खुद की कंट्री को बहुत प्यार करना। देशभक्त, देशभक्त को कहा जाता है पैट्रियोट। क्या कहा जाता है? पैट्रियोट। अच्छा, पैट्रियोट का समान वर्ड क्या होगा? सिनोनिम्स क्या होगा? नेशनलिस्ट, है ना, राष्ट्रवादी। जो राष्ट्र जिसके लिए प्रायोरिटी हो उसको क्या कहेंगे? नेशनलिस्ट। और जिसके लिए राष्ट्र प्रायोरिटी नहीं हो वो क्या होगा? ट्रेटर, यानी कि आतंकवादी, धोखेबाज, टेररिस्ट, जो भी आप बोलोगे। एंटी नेशनल, क्या बोलते हैं ना कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स आ गए हैं, देश में घुस गए, मतलब जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं।
तो जो राष्ट्र के लिए मर मिटे उसे कहेंगे देशभक्त। जैसे यहाँ पर एक फोटो लगी है ना, चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, भगत सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, बहुत सारे अनगिनत जो हमारे पैट्रियोट्स रहे हैं। तो आपका फेवरेट पैट्रियोट्स कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की कंट्री को बहुत प्यार करता हो, उसे नेशनलिस्ट भी कहा जा सकता है, और उसका अपोजिट होगा ट्रेटर या फिर टेररिस्ट भी कहा जा सकता है, एंटी नेशनलिस्ट भी कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला वर्ड है सिग्नल अंडर मार्शियल, इसको मार्शियल पढ़ेंगे, सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। कई बार आपने देखा होगा कि आपको घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है, बोलते कर्फ्यू लग गया। तो कर्फ्यू की परिभाषा क्या है? कर्फ्यू की परिभाषा है कि सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ, एक लॉ पास कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं जा सकता है। टू रिमेन इंडोर्स, रिमेन का मतलब होता है जो जहां है वहीं पर है। अगर घरों में है तो घरों में, इंडोर्स का मतलब होता है घरों के अंदर के साइड। जब भी आप ना वन वर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो आप क्या करें, आपको ना क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आपको उसने क्या किया कि आपको वन वर्ड दे दिया, उसकी 4 परिभाषाएं दे दी कि इस वन वर्ड के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही है, और एक उसने क्या किया कि एक सेंटेंस दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो आपको सभी वर्ड्स की मीनिंग पता होंगे तो बहुत आसानी से आप कर जाओगे। तो जब भी ऐसी बात हो कि भाई कोई मार्शल लॉ लागू हो जाए, इस वर्ड को पकड़ लो, मार्शल लॉ जब पास हो जाए कि भाई आप लोगों को घर में ही रहना है, उसे कर्फ्यू कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए पुलिस रोक रही है कुछ लोगों को, क्या कर रही है, रोक रही है। जब भी शहर में कर्फ्यू लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई घरों के बाहर मत आओ। तो इंडोर्स यानी घरों के अंदर रहो, इंडोर्स दरवाजे के अंदर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, समानार्थी क्या होगा, लॉकडाउन लग जाना। लॉकडाउन यानी कि सब बंद, जो जहां है वही रहेगा, घरों से बाहर नहीं लिखेंगे। अभी कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था। और उसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट होगा फ्रीडम, आज़ादी, कि आप कितने भी घर में कितने भी लोग घर से बाहर आ सकते हैं, कितने भी कहीं पर खड़े होकर इकट्ठे हो सके बातें कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो कर्फ्यू का मतलब होता है बेसिकली कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। इसका समानार्थी शब्द है लॉकडाउन लगा देना, और इसका अपोजिट वर्ड है आपका फ्रीडम। चलिए अगले वर्ड पे चल जाते हैं। बड़े ही शानदार वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड्स करवाने वाला हूं, और ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है। फियर ऑफ वाटर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कई बार कि जिसको पानी से डर लगता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो डर के लिए एक वर्ड हमेशा होता है, वो होता है फोबिया। क्या होता है, फोबिया। ये वर्ड क्या है, कॉमन वर्ड है ना। पानी से डर लगता है तो उसके लिए अलग लास्ट में फोबिया आएगा। किसी को सब्जी से डर लगता है, किसी को रात से डर लगता है, किसी को लिफ्ट से डर लगता है, किसी को चोरों से डर लगता है। हर व्यक्ति का डर अलग अलग होता है। तो फोबिया वर्ड तो कॉमन है। फोबिया जहां पर आया मतलब डर की बात हो रही है। अब पानी के डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया। और इसका सिमिलर वर्ड होता है वाटर अवर्जन। क्या होता है, वाटर अवर्जन पढ़ो, एवर्जन पढ़ो, एक ही बात है। और जिसको डर ना लगे उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वो व्यक्ति होता है जो कहीं भी कूद जाता है, तालाब दिखा तालाब में कूद जाएगा, कुएं में कूद जाएगा, समुद्र में कूद जाएगा, क्योंकि उसको पानी से डर नहीं लगता है, तो उसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। और जिसको डर नहीं लगता, डर लगता है, उसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आया है, ध्यान रखना। सर कैसे याद करेंगे, पानी में क्या क्या होता है आपको पता ही होता है ना, हाइड्रोजन। तो पानी से डर को बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। अगला वर्ड देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, हार्ड वर्किंग एंड डेलिगेंट, है ना। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेहनती हो। ऑब्वियसली मेहनती व्यक्ति को हमारे लिए तो एक ही वर्ड है हार्ड वर्किंग। अरे भाई वो तो बहुत हार्ड वर्क। अच्छा, हार्ड वर्कर नाम का कोई वर्ड नहीं होता। पहले ना कुछ लोग गलती करते थे, बोलते थे ही इज आई एम अ हार्ड वर्कर। अरे हार्ड वर्कर नहीं हो, हार्ड वर्किंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती हो। तो जो हार्ड वर्किंग तो उसने यहीं पर दे दिया। अब जो मेहनत कर रहा है हार्ड वर्किंग को एक और वर्ड में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे शेड्यूलस। क्या बोलेंगे, शेड्यूलस, यानी कि जो हमेशा मेहनत करता रहता हो उसे बोलेंगे मेहनती। क्या बोलेंगे, मेहनती। जैसे ये आदमी को देखिए, ये क्या है, शेड्यूलस है। क्यों शेड्यूलस है, क्योंकि लगातार काम कर रहा है। एक आप हो,
कि पढ़ने तो बैठे हो लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मन भटक रहा है, बस थोड़ी देर पढ़ते हो फिर मोबाइल चलाने लग जाते हो, मोबाइल में एक रील देखी, 2 रील देखी, एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा। तो आपको क्या होना चाहिए, यू शुड बी शेड्यूलस, यानी कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए। तो एसिडस भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समानार्थी जो शब्द होता है ना, बेसिकली वो एक्सपेक्टेड होता है, एज इट इज नहीं आया क्योंकि हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एसिडस व्यक्ति भी वही व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा काम करता है। लेजी या स्लैक, ऐसा व्यक्ति जो आलसी होता है उसे लेजी कहा जाता है, बहुत सिंपल है। और स्लैक का मतलब भी क्या होता है, स्लैक का मतलब भी हो जाता है आपका जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी हो, लेजी हो, मक्कार हो, काम नहीं करता हो, नींद आती हो, कुछ दो तो आलसी आती हो, इग्नोर करता हो, दैट इज कॉल्ड लेजी। तो वर्ड्स आसपास ही रहते हैं। तो शेड्यूलस मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अगला वर्ड देखिए, अ लवर ऑफ गॉड, जो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहता हो। जैसे मीराबाई भगवान की भक्ति में रहती थी, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये सब ईश्वर की भक्ति करते थे। तो जो हमेशा भक्ति करता हो उसे क्या कहा जाएगा, ईश्वर प्रेमी, यानी कि फिलोथिस्ट। थीस्ट आने क्या होता है, भगवान को मानने वाला। भाई आपने देखा होगा ना, थीस्ट एक वर्ड पढ़ा होगा। थीस्ट आने क्या होता है, भगवान को मानने वाला, जो भगवान में विश्वास रखता हो। एथीस्ट आने नास्तिक होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, लेकिन जो भगवान की बातें करा करे, भगवान के बारे में ही सोचा करे, तो वो तो क्या हो गया भाई, फिलोसोफर बन गया। किसका फिलोसोफर बन गया, भगवान का, तो फिलोथिस्ट हो जाएगा। ये फिलो वर्ड, फिलो मतलब पता है ना हमको क्या होता है, दर्शन शास्त्र। तो फिलोथिस्ट का ने होता है ईश्वर प्रेमी। तो एक और वर्ड क्या बोल सकते हैं सर, कोई वर्ड है क्या, है ना, डेटी या डिवोटी। डेटी का मतलब होता है ईश्वर, है ना, डेटी का मतलब ईश्वर होता है, देवी होता है। और डिवोटी का मतलब क्या होता है, भक्त होता है। क्या होता है, डिवोटी का मतलब, इसका मतलब हो गया, आपका अच्छे से लिख देता हूं, ईश्वर, और इसका मतलब हो गया भक्त। तो क्या हो गया, ईश्वर का भक्त। तो डेटी डिवोटी, देखो डिवोटी का मतलब कोई भी हो सकता है, पर यहां इसलिए लिखना पड़ा डेटी क्योंकि भगवान का ही भक्त होता है, उसे ही आप क्या कहेंगे, फिलोथिस्ट कहेंगे। वरना डिवोटी तो नेताओं के भी होते हैं, जो नेताओं को डेडिकेट होते हैं, तो वो क्या हो गए, नेताओं के डिवोटी हो गए, है ना। कोई किसी का भी डिवोटी हो सकता है। इसीलिए जो ईश्वर को बहुत ज्यादा मानता हो उसे ईश्वर का डिवोटी माना जाएगा, यानी कि उसे कहेंगे फिलोथिस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और जो भगवान को नहीं मानता हो उसे एथिस्ट कहा जाएगा, यानी कि नास्तिक को क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भाई बताओ, जो हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट। जो बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है, वो थीस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड देखिए हमारा, अगला वर्ड क्या है, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वो स्टोर किया गया हो जो स्टोर नहीं किया जाना था। एक डब्बा है मान लीजिए, इस पे मैंने कहा कि भाई इसको यहाँ पे स्टोर करो, तो ये स्टोर कहलाएगा। लेकिन हमने कोई स्पेसिफिक चीज वहां पर स्टोर कर दी बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसे खजाना कहते हैं। और खजाना को होर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होर्ड, या आप ना इसे खजाने को ट्रेजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रेजर। एक और वर्ड होता है ट्रेजर। तो ट्रेजर आने भी क्या होता है, खजाना होता है। तो होर्ड बोलो या ट्रेजर बोलो, एक ही बात है, बस याद हो जाना चाहिए। देखो ये पैसे दिख रहे हैं ना, अगर अच्छे से मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे ना, तो तुमको भी होर्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, होर्ड। होठ नहीं, होठ नहीं मिलेंगे, होर्ड मिलेंगे। ठीक है ना। बोलो सर लड़की के होठ मिल जाएंगे, नहीं बेटा, होर्ड मिलेंगे। लेकिन याद करने की ट्रिक अच्छी है कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो होठ मिल जाएंगे, होठ नहीं होर्ड मिलेंगे। तो होर्ड आने होता है खजाना। खजाने को और हम एक तो स्टोर बोल सकते हैं, स्टोर रूम, स्टोर प्लेस होता है। एक अमास बोलते हैं, मास आने व्यापक होता है, सिंपल सी बात है, उसमें अमास लगा दिया। एक और वर्ड है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड कोई वर्ड वैसे स्पेशली इसका अपोजिट नहीं है, एक हमने एक्सपेक्टेड लिया कि डिस्कार्ड मतलब जहाँ पर कुछ भी रखा ना जा सके या जहाँ पर मना किया जा सके, कलेक्ट नहीं हो, उसे डिस्कार्ड कहा जाता है। एग्जैक्टली इसका एंटोनिम नहीं है। मेन ये दो चीज हैं, ये एक्सपेक्टेड वर्ड्स हैं जो इसके आसपास रिलेट करते हैं। तो होर्ड का मतलब आज से याद रहेगा ना, खजाने को क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं ट्रेजर या फिर बोलते हैं होर्ड। आगे बढ़ जाते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, है ना, किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाना।
आपको भी लगा होगा, आप बताओगे तो नहीं, है ना, पर बता देना कमेंट में किसी से लगा हो तो। फिक्सेशन, क्योंकि अगर आपको वन वर्ड को याद करना है ना तो आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो भाई कई बार क्या होता है ना, हमें किसी न किसी से लगाव हो जाता है। अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, ठीक है, जब किसी से आपको लगाव हो जाए तो उसे कहा जाता है फिक्सेशन। जैसे एक बच्चे को माँ से लगाव रहता है, एक बच्चा जो होता है ना अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ता और न माँ बच्चे को छोड़ पाती, दोनों एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो उसे कहा जाता है फिक्सेशन। ठीक है, ये मैच वाला फिक्सेशन नहीं है, ये फिक्सेशन दूसरा है, तो उसे कहा जाए फिक्सेशन। तो फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन, किसी से अति लगाव, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड है, अति लगाव। जैसे मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हूं, बोलते ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ऑब्सेस था इसलिए गर्लफ्रेंड को ही निपटा दिया, मार दिया। तो ज़्यादा ऑब्सेशन कि किसी के बिना रह ना पाना, तो ऑब्सेस्ड हो जाना। और अगर किसी से आप किसी को फ्री कर दोगे तो क्या बोलेंगे उसे? या तो फ्री बोलेंगे या बोलेंगे रिलीज कर देना कि ठीक है ना, जिसको जाना है जा सकता है, आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। तो वेलकम वाला शब्द क्या है? फिक्सेशन है। और जाने वाला शब्द क्या है? रिलीज करना, छोड़ देना कि ठीक है भाई तुझसे कोई लगाव नहीं है, यू कैन मूव ऑन। तो फिक्सेशन वर्ड याद रहेगा। जैसे मम्मी और बच्चा एक दूसरे के लिए फिक्स हैं, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उन्हें फिक्स कर दिया ईश्वर ने। ठीक है, आगे देखिए, अस्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, खतरनाक जो है कि ऐसी आंखें जो लस्टफुल हो। क्या लिखा है यहाँ पर? हम देखने लगे हैं तुझ में अपना हर दिन, और रात जरूर है तेरी ही नज़र का कमाल है। यानी कि मतलब रात में भी दिन नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसी आंखों से देख लिया है। तो जब कोई व्यक्ति लस्टफुल यानी गंदी नजर से देखे, है ना, तो अल्टीमेटली गंदी नजर के लिए क्या सेंटेंस आप यूज करोगे? तो उसके लिए आप यूज करोगे लियर। क्या यूज करोगे? लियर। लियर का मतलब होता है गंदी नजर, किसी को घूरना, बोलते हैं ना, है ना, वो मुझे बुरी नजरों से देख रहा है। तो बुरी नज़र का कोई पैटर्न नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। कोई आपको नज़र लगा सकता है, कोई आपके साथ गलत कोशिश कर रहा है देखने की, बुरी भावनाएं मन में है, दैट इज कॉल्ड लियर। लियर आने होता है बुरी नज़र। उसको शुद्ध भाषा में कहे तो स्टेयरिंग करना, यानी कि किसी को क्या हो जाता है? घूरना। किसी को हम घूरते हैं ना, उसे स्टेयर कहा जाता है। और एक है अवर्ट। अवर्ट मैंने अभी बताया था आपको, अवर्ट मतलब सामान्य एक लैंग्वेज कि भाई किसी को इग्नोर कर देना। आप यहां पर ऐसे भी एक वर्ड और ले सकते हो, इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। क्या होता है? अनदेखा करना। तो अनदेखा को बोलते हैं इग्नोर। तो इसका एग्जैक्ट जो स्टेयर का जो अपोजिट होगा वो इग्नोर होगा, पर हमें तो इससे मतलब है, ये दो वर्ड तो एक्स्ट्रा है। अस्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, ये जो वर्ड है लस्टफुल, इसका मतलब होता है सेक्सुअल तरीके से देखना, बुरी नजरों से देखना, उसे कहा जाएगा। उसके लिए एक वर्ड है लियर। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोगेट, किसी की गला घुटकर हत्या कर देना, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ये बड़ा ही नेगेटिव सेंटेंस है, पर कभी कभी पूछ लेते हैं। वैसे हत्या करने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, पता है? वो है साइड। ये साइड वर्ड होता है। ऐसे पिता को मार दिया तो पैट्रिसाइड हो गया, मदर को मार दिया तो मैट्रिसाइड हो गया। वो आगे अभी आएंगे, अभी हम ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोगेट, यानी कि किसी के या तो नाक को आपने बंद कर दिया, किसी के आपने गले को दबा दिया तो सांस नहीं ले पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो सफोकेशन से मरे, सांस न ले पाने की वजह से मरे, तो उसे कहा जाता है अंग्रेजी में स्मूदर। क्या कहा जाता है? स्मूदर कहा जाता है। इसको स्मोदर मत पढ़ना, स्मूदर कहा जाता है। और स्मूदर को एक और वर्ड में हम बोल सकते हैं स्टाइफल भी बोल सकते हैं, और इसका अपोजिट होगा रिवील, यानी प्रकट कर देना, मतलब छोड़ देना, रिलैक्स कर देना। तो एग्जैक्ट वक्त तो इसका नहीं होगा, लेकिन हम यहां समझ सकते हैं। हमारा जो मेन सेंटेंस है वो ये है, स्मूदर। अब बोलेंगे सर गला मरने के लिए अलग अलग वर्ड है। हाँ बेटा, मारने के तरीके के अलग अलग वर्ड है। कोई एक्सीडेंट से मरता है तो उसे अलग कहा जाएगा, कोई जहर खा के मरता है तो उसे अलग कहा जाएगा, तो नॉर्मल डेथ को अलग कहा जाएगा। गला घोटकर किसी ने सांस न निकलने दी, उसको मार डाला, दैट इज कॉल्ड स्मोदर। अगला वर्ड है यहां पर देखिए, ये इंसान क्या कर रहा है? सामने वाले का गला घोट के उसे मार रहा है, विच इज वेरी बैड। आगे बढ़ जाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ बीज। अ कलेक्शन ऑफ बीज को क्या कहा जाएगा?
मधुमक्खियों के छत्ते को क्या कहा जाता है? स्वाम कहा जाता है। बहुत सिंपल है, हजारों बार एग्जाम में आ गया है। मधुमक्खियों के झुंड को स्वाम कहा जाता है। और छत्ते के लिए क्या वर्ड आता है बताओ? छत्ते के लिए वर्ड आता है हाइव। क्या आता है? हाइव। ध्यान रखना, मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी को बी कहा जाता है। बीज है, मधुमक्खी यानी बीज होता है। तो जो मधुमक्खियों का झुंड होता है उसे स्वाम कहा जाता है। स्वाम। जानवरों के झुंड को हर्ड कहा जाता है ना। जहाजों के झुंड को फ्लीट कहा जाता है। जजेस के झुंड को जूरी कहा जाता है। जूरी यानी JURY, जूरी, JURY, जूरी यानी जजों का झुंड होता है। वैसे मधुमक्खियों का झुंड को क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा स्वाम। स्वाम को एक और वर्ड बोलते हैं, वो बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। और डिस्पर्स आने हो जाता है, आपने जैसे कमांड, इसे प्रार्थना होती है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में क्या होता है? परेड लगने के बाद बोला जाता है डिस्पर्स, यानी कि बिखरना। डिस्पर्स यानी क्या होता है? बिखर जाना, बिखरना, यानी कि डिस्पर्स, बिखरना। तो स्वाम आने होता है मधुमक्खियों का झुंड। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। ठीक है, जो जोरू का गुलाम हो, गाना सुना है, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो हमेशा पत्नी की हाँ में हाँ लगाता हो, pत्नी के पीछे घूमता हो, पत्नी उसको उठक बैठक करवाती हो, मतलब पत्नी के हिसाब से रहना। उसे अंग्रेजी में बहुत ही बढ़िया वर्ड दिया है, जैसे है यूक्सोरियस। यूक्सोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम। एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है पता है? शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन होना, कि बस पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना, शौकीन होना। तो उसे कहा जाएगा एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा। इसे एक और वर्ड बोलते हैं हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड का मतलब होता है जो जोरू के हिसाब से, यानी कि वाइफ के हिसाब से चलना। वैसे जोरू वर्ड अच्छा नहीं है, गानों में अच्छा लगता है। जो अपनी वाइफ के हिसाब से चले उसे कहा जाता है यूक्सोरियस। तो उसे, और ऐसा व्यक्ति जो ना चले उसे कहा जाएगा डोमिनियरिंग, मतलब जो अपनी वाइफ के हिसाब से नहीं चलता है। अपोजिट वर्ड देख सकते हैं, उसे कहा जाएगा डोमिनियरिंग। ठीक है, तो यूक्सोरियस याद रहेगा, उक्सो मत पढ़ना, यूक्सोरियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। सीधन सी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक ऐसी महिला जिसके पति शांत हो चुके हो, वो अकेली रहती हो, उसे कहा जाता है विडो। क्या कहा जाता है? विडो, है ना। ध्यान रखना, एक वर्ड होता है हमारा विंडो, तो ये एन लगने से इसका मीनिंग क्या हो गया? खिड़की हो गया। क्या हो गया? खिड़की। लेकिन यहाँ पर विडो लिखा है। विधवा को क्या कहा जाता है? विडो कहा जाता है। सिंगल वुमेन, और विडो को हम एक और नाम देते हैं सिंगल वुमन। विमेन नहीं, सिंगल वुमन। अगर यहाँ ई लगेगा तो एक से ज़्यादा महिलाएं, ए लगा है यहाँ पर, जो ए लगा है ना, एक महिला के लिए। इसी स्पेलिंग के साथ अगर ई लग जाए तो ये विमेन हो जाएगा, एक से अधिक महिलाएं। तो जो सिंगल वुमेन है उसे कहा जाता है विडो। और जो महिला मैरिड होती है, जिसके साथ उसका पति होता है, पति जिंदा होता है और शादी हो गई होती है, उसे मैरिड वुमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैरिड। तो आई होप ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर महिला को देख सकते हैं, बेचारे के पति का देहांत हो गया है, तो इसलिए वो परेशान है और वो विडो हो गई है। प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग। स्पाई वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? जासूसी करना। सिंपल सी बात है ना। इसको बोलते हैं डिटेक्टिव, है ना। कोई डिटेक्टिव रहता है, जैसे आपने देखा होगा ना, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, ऐसा कुछ करके एक वो मूवी भी आई थी, वो सुशांत सिंह राजपूत की थी। तो जो डिटेक्टिव रहता है, जिसका काम होता है जासूसी करना, इधर उधर ताकना झांकना, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि ये एस्पियोनेज। क्या बोलेंगे? एस्पियोनेज। बड़ा ही खतरनाक वर्ड है एस्पियोनेज, खतरनाक वर्ड है ना। स्पेनियोज, एस्पियोनेज। ठीक है, तो एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूस, क्योंकि एक तो वर्ड तो स्पाई खुद ही है, ये वर्ड भी कभी कभी आता है स्पाई, है ना। स्पाई मतलब क्या होता है? जासूस। पर उसके लिए एक और वर्ड दे दिया उसने। जब ये मेन वर्ड यहां पूछ लिया तो फिर नया वर्ड याद होना चाहिए। सर्विलियंस का मतलब होता है कि नजर में नजर रखना। इसका बेसिकली मतलब क्या होगा? नजर रखना, सर्विलियंस में रहना। जैसे आप कहीं जाते हैं ना बाहर, तो वहाँ पर कैमरा लगा रहता है, वहाँ पे एक प्रिंट लगा रहता है कि यू आर अंडर CCTV सर्विलियंस।
तो सीसीटीवी सर्विलेंस का मतलब होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो नज़र रखना, निगरानी रखना, ये वाला वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड। तो ये वर्ड याद रखना। और बाकी तो क्या है, नज़र कब रखते हैं, जब आप पर विश्वास नहीं हो। तो जिस पर विश्वास हो उसे ऑनेस्ट कहा जाता है, या उसे क्या कहा जाता है, ट्रस्ट कहा जाता है। ट्रस्ट यानी कि विश्वास पात्र। तो जब विश्वास पात्र होगा तो नज़र रखनी पड़ेगी, है ना। तो स्पाई मतलब भी वही होता है, जासूस। और एसपी न्यूज का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, मतलब जासूसी करने की जो कला होती है उसे कहा जाता है एसपी न्यूज। चलिए, वन हु ईट्स टू मच, तुम्हारी बात हो रही भैया। खा खा के कुछ लोग गेंडे हो जाते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं और बाद में फिर डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दिन भर खाता रहता है, देखो सिर्फ खा रहा है, इसको क्या कहेंगे, ये होगा ग्लटन, पेटू, खाऊ। ऐसा व्यक्ति जो दिन भर खाता रहता है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ग्लटन। आपके भी ऐसे दोस्त होंगे ना, उनका नाम रख दो ग्लटन, बोला खा खा के ग्लटन हो गया है, तो फुल हो गया है। तो ग्लटन का मतलब होता है पेटू। और इसका एक और वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब भी होता है खाओ। जैसे याद करने का तरीका बताओ, गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सारी गवर्नमेंट खाती रहती है, तो गवर्नमेंट आप याद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और वर्ड है फास्टिंग, यानी उपवास करना, जो बिल्कुल खाता ही नहीं है। एक व्यक्ति जो खाए जा रहा है, एक व्यक्ति जो खाता ही नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा, वो फास्ट कर रहा है, तो फास्टिंग कहा जाएगा उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप ये वो समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, अ पर्सन हु एंटरटेन्स गेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो मतलब मेजबानी कर, जिसके घर मेजबान आता है। गेस्ट जैसे मान लो कि आप मेरे घर आओगे तो मैं होस्ट हो गया, मतलब जिसके घर पर मेहमान आते हैं वो हमेशा होस्ट कहलाता है। समझ में आया। तो यहाँ पर जैसे ये भाई साहब इस लड़की के घर आए हैं, है ना, तो ये लड़की जो है ना, ये होस्ट है, और ये कौन है, ये गेस्ट है। तो जो आने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें मेहमान कहा जाता है। तो आप शुद्ध भाषा में याद कर लो कि जो मेहमान होते हैं, जो विजिट करते हैं, मेहमान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, गेस्ट कहा जाता है। और जो मेजबानी करते हैं, यानी कि जो स्वागत करते हैं, स्वागत करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है, स्वागत करने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है होस्ट। स्वागत करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर एंकर लिखा हुआ है। एंकर मीन्स व्हाट, जो एंकरिंग करता है। एंकरिंग मतलब हमेशा जो स्वागत करता है कि चलिए नाउ आई वुड लाइक टू कॉल दिस, मैं आप इनको इनवाइट करूँगा कि वो आएँ और इन चीज़ों पर अपना ध्यान दें। तो इनवाइट करना मतलब आपका हो गया आपका एंकर करना। अपोजिट, विजिटर, गेस्ट, इनवाइटी, यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं। तो होस्ट करना मतलब स्वागत करना, और स्वागत करवाना हो तो स्वागत करवाने के लिए आपको गेस्ट बनना पड़ेगा, और जो गेस्ट बनेगा उसे कहा जाएगा विजिटर और इनवाइटी। दोस्तों, ये तो ग्रामर का हमारा चल ही रहा है बहुत बढ़िया से। अगर आपको लगता है कि स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो मास स्टडी इंडियाज़ नंबर 1 ट्रस्टेड हमारी जो है क्लासेस है, आप ज़रूर जो है एक बार मास स्टडी ऐप पर विजिट करें। वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी है, तो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा एंड आई गारंटी कि आप एंजॉय करेंगे। हम इंग्लिश गारंटी के साथ सिखाते हैं, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अ सुप्रीम रूलर, ऐसा व्यक्ति जो जिसके ऊपर कोई नहीं हो, वो बादशाह हो, वो राजा हो, महाराजा बोलेंगे, महाराजा, कि उसके ऊपर कोई नहीं, वो राजाओं का भी राजा है। सुप्रीम रूलर यानी कि सबसे बड़ा आदमी किसी राज्य में, तो महाराजा कहलाता है। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, उसे अंग्रेजी में कहेंगे मोनार्क। मोनार्क यानी होता है बादशाह, है ना। मोनार्की मतलब जहां पर बादशाह हुकूमत हो उसे मोनार्की कहा जाता है। तो मोनार्क यानी होता है बादशाह। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आया है। इसे हम शुद्ध एक और इसके अगर हम समानार्थी शब्द देखेंगे तो समानार्थी शब्द में हो जाएंगे किंग या रूलर। क्या बोलेंगे, देखो जैसे ये बैठा हुआ है, इस भाई साहब को लग रहा है कि यही सब कुछ है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोग चुनते हैं और जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही होता है। इसलिए तो हमारे संविधान में लिखा है ना कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये आत्मसात होता है हमारे इंडिया में। तो राजा सिस्टम नहीं है भैया यहाँ पर, है ना। पर अगर हो तो उसे मोनार्क कहा जाएगा। और जो राजा है उसका अपोजिट नौकर होता है,
तो नौकर को सर्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वेंट। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। वन हु हैज नो मनी, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पैसा ना हो, बेचारा क्या होगा? ऑब्वियसली बेगर होगा। लेकिन बेगर की जगह पर यहां पर कौन सा वर्ड दिया है? पॉपर। आपने एक शायद कहानी भी सुनी होगी, पोयम है शायद रविन्द्रनाथ टैगोर की, शायद बता रहा हूँ, परहैप्स आई मे बी रॉन्ग, पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ना पोएट एंड पॉपर आपने पढ़ी हो। तो पॉपर अनेक गरीब होता है, और इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बेगर। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं बेगर, भिखारी, और उसे पुअर भी कहते हैं, गरीब, या नीडी यानी कि जरूरतमंद। जरूरतमंद को क्या बोलेंगे? नीडी बोलेंगे, जिसको नीड हो, आवश्यकता हो। ये देखिए यहाँ पर बेचारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, वो अपने शादी के बाद बच्चे तो पैदा कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं दे पाता है कि भाई फैमिली प्लानिंग क्या होती है। अब बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, प्रिकॉशंस यूज़ नहीं करते हैं, वो सड़कों पर घूमते भीख मांगते हैं, तो हम उन्हें भिखारी बोलते हैं, पैसे मांगते हैं, रोटी मांगते हैं। तो ये लोग ना ज़रूरत के लिए मांगते हैं, इन पर दया करनी चाहिए, इनको अच्छी स्कूल भेजना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हम लोगों की भी है। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो ग्रुप बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, ऐसे बच्चों को थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके स्कूल भेज के पढ़ा के एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। देश के अच्छे नागरिक बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती है, वहाँ के रहने वाले समाज में अच्छे लोगों की भी होती है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो इनकी मदद करके इन्हें अच्छे नागरिक बना सकते हैं, ताकि ये देश की इकोनॉमी में हेल्प करके अच्छा जीवन जिए। ठीक है, तो पॉपर याद रखना, पॉपर एक वर्ड है, एक पोएम भी है, पोएट एंड पॉपर, एक कॉन्वर्सेशन में लिखी गई है। और ऐसा व्यक्ति जो भिखारी नहीं है, तो भिखारी का उल्टा क्या होगा? बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति, गरीब का अमीर। तो रिच आने होता है अमीर, अफ्लुएंट आने भी होता है पैसे वाला व्यक्ति, ठाट बाट वाला व्यक्ति, उसे अफ्लुएंट कहा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, ऐसा व्यक्ति जो जुआरी हो। आपकी बात नहीं हो रही है वैसे, आप तो नहीं लगाते हैं ना, कई बच्चे तैयारी छोड़कर फिर यही काम करते हैं, ऐसा मत क्या करो यार। तो ऐसा व्यक्ति जो गैम्बल यानी कि जुआ खेलता हो, या बैट यानी कि पैसा लगाता हो, शर्त लगाना बोलते हैं, बैट यानी शर्त लगाना होता है, सट्टा लगाना, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो सट्टा लगाना, सट्टा लगाता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा पुंटर। क्या कहा जाएगा? मतलब पुंटर तो नहीं पढ़ेंगे सर, सही बताओ क्या पढ़ेंगे बेटा? पंटर पढ़ेंगे। पंटर टाइप व्यक्ति होता है ना, तो पंटर आने होता है जुआरी। ऐसे मूवीज में डायलॉग बोलते हैं, चलो भाई सब पंटर लोगों आ जाओ, पत्ते खेलते हैं। तो पंटर आने होता है, तुम्हारे भी कुछ दोस्त होंगे जुआरी, है ना, उनके नाम मेंशन करो, कौन कौन पंटर है। देखो वन वर्ड को याद करने का एक बेस्ट तरीका पता है क्या है? वो ये है कि जो भी अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में, समाज में जो व्यक्ति हैं, उनको एक एक वन वर्ड दे दो कि यार ये तो जुआरी है, तो इसे मैं आज से पंटर बोलूंगा। आप पंटर बोलोगे तो ऑटोमेटिक याद हो गया। उस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जुआरी किसे बोलते हैं, अच्छा पंटर को बोलते हैं, उसका नाम है राहुल का नाम पंटर है, तो पंटर यानी होता है जुआरी। अगला वर्ड है गैम्बलर, जो बड़े बड़े जुए खेलता हो, बड़ी बड़ी रिस्क लेता हो, सट्टा लगाता हो पैसों का जबरदस्त, उसे गैम्बलर या बैटर भी कहा जाता है। और इसका अपोजिट जो ऐसा काम नहीं करता उसे बुकी कहा जाता है, किताब पढ़ने वाला। वैसे रिलेटेड वर्ड नहीं है, अपोजिट एग्जैक्ट अपोजिट नहीं होता है इसका। ठीक है, तो पंटर वर्ड याद रहेगा, आप नहीं भूलोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला वर्ड है जर्नी बाय वाटर और अ शिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आया है, कई बार पूछा गया है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पानी में यात्रा करता हो, जहाज में यात्रा करता हो, इसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वोयोज। क्या कहेंगे? वोयोज। पानी के जहाज के थ्रू यात्रा करना। हम सभी एक यात्रा में हैं, जीवन की यात्रा चल रही है, तो जब पानी से देखो ना, यहाँ पर जहाज, अभी अच्छा वर्ड आता है, मैं बताना भूल गया, देखो पत्ते खेल रहे हैं पढ़ने के बजाय। तो एक देखिए यहाँ पर ना, ये दो माँ बेटी या जो भी वॉटेवर जो भी होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं? जहाज से यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं ना कहीं, दुबई घूमने जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। आप लोग भी यात्रा कर सकते हैं पानी से, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई कर लोगे तो बड़े जहाज में बैठने का मौका मिलेगा, जहाज में बैठोगे, बढ़िया 6-7 दिन में इंडिया से सिंगापुर चले जाओगे। बहुत सारे जहाज चलते हैं, शिप चलते हैं, और बड़े बड़े अब तो शिप हो गए, है ना। तो यू विल एंजॉय, और एंजॉय करोगे तो पैसा, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लो, पहले पढ़ाई करो। ठीक है, वयोज यानी होता है समुद्री यात्रा, इसे हम जर्नी भी बोलते हैं,
यात्रा या ट्रिप भी बोलते हैं, लेकिन जर्नी और ट्रिप ऐसा है कि जो रोड से यात्रा की गई उसे भी जर्नी कहेंगे, जो ट्रिप हम घूमने जाते हैं उसे भी। मतलब ये जो समानार्थी शब्द एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ये आसपास के वर्ड्स होते हैं। अपोजिट में स्टे, मतलब यात्रा करते हैं तो यात्रा न करेंगे तो क्या करेंगे, रुक जाएंगे, तो रुकने को स्टे करना बोलते हैं, या स्टे करने को हम ठहरना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहीं पर भी ठहर जाना, स्टॉप करना, खत्म हो जाना। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला वर्ड है अ होम ऑफ ऑर्फन्स। सबको पता है जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं उसे हिंदी में अनाथालय कहा जाता है, पर अनाथालय को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा सर? तो अनाथालय को इंग्लिश में कहा जाएगा ऑर्फनेज। क्या कहा जाएगा? ये तो ऐसे लगा दिया, ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय। तो ऑर्फनेज का मतलब होता है ऐसे बच्चे। देखिए यहाँ पर ये बच्चियाँ रह रही है और शायद ये क्रिश्चियन दिख रही हैं अकॉर्डिंग टू द ड्रेस। जज नहीं कर सकते किसी को, वो तो ऐसा कहा था ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी किताब को उसकी कवर से मत जज करो कि वो कितनी पावरफुल है, उसको पढ़ना पड़ता है। पर बहुत सारे लोग बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, तो कुछ समाज सेवी संस्थाएं होती है ना, सोशल NGOs होते हैं जो बच्चों को रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो ऑर्फनेज में जाते हैं बच्चे जहाँ पर अनाथ आश्रम होता है ना। और ऐसे लोग जो बूढ़े लोगों को रखने के लिए ओल्ड एज होम होता है। क्या होता है? ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम क्या होता है भाई? ओल्ड एज होम का मतलब होता है जहां पर बूढ़े लोगों को रखा जाता है। माँ बाप को लोग ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता है, आप बता देना कमेंट में। ओल्ड एज होम मतलब होता है जहां पर बूढ़ों को रखा जाता है बुढ़ापे में। वृद्धाश्रम, यस, वृद्धाश्रम। फोस्टर होम्स भी कहा जाता है। फोस्टर यानी कि आपके माता पिता आपकी परवरिश नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। बोलते ना कि दे आर माई फोस्टर पेरेंट्स। तो फोस्टर पेरेंट्स मतलब इन लोगों, ये मेरे एक्चुअल पेरेंट्स नहीं है, बट इन्होंने मेरा ध्यान रखा है, मेरी सेवा की है, मुझे बड़ा किया, पाला पोसा है, उसे फोस्टर कहा जाता है। अपोजिट में फैमिलीज होता है, पेरेंट्स होते हैं। या तो आपका परिवार है या आपका पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स परिवार नहीं है तो फिर कौन है? ये है, ऑर्फनेज है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे हैं। एक एक बार इनको रीड करोगे ना, एक या दो बार रीड करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाए। कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में इनको इस्तेमाल करना, यू विल बी ओके। रिलेटिंग टू ट्रेजेडी यानी कि जीवन जब दुख से भरा हो। ट्रेजेडी यानी क्या होता है? दुर्घटना, जीवन में दुर्घटना हो जाना, बुरा समय चलना, तो उसे बोलते हैं ट्रेजिक। क्या कहा जाता है उसे ट्रेजिक कहा जाता है। और ट्रेजिक मतलब क्या होता है? बुरा समय। तो बुरा मतलब क्या होता है? सैड, वोफुल, दुख भरा। वोफुल मतलब होता है, ये जो वर्ड है ना वो, इसका मतलब दुख होता है, ठीक है। पिटी एक और वर्ड होता है, पिटी। पिटी यानी भी क्या होता है? दया या दुख। अगला है हैप्पी या जॉयफुल। जो इंसान खुश होता है उसे हम हैप्पी बोलते हैं, जॉयफुल बोलते हैं। वो कितना जॉयस है, कितना हैप्पी है, कितना खुश है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ में ट्रेजेडी चल रही है ना, उसे ट्रेजिक कहा जाएगा, ध्यान रखना। जैसे भाई साहब को हो सकता है इनकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई हो, है ना। अब गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई तो बेचारा बैठा हुआ है कोने में, कोई इससे बात नहीं कर रहा है, परेशान है, मुझे भी नहीं बता रहा है। वो तो मैंने दोस्तों से पूछा, दोस्तों जिसको जाना है ना जाने दो। जाते हुए इंसान को ना कभी रोकते नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो या तो कमी आप में है या वो आपको पहचानने में गलती कर रहा है। अगर कमी हम में है तो हम सुधारेंगे, और अगर हमें पहचानने में गलती कर रहा है तो हम खुद को बेहतर बनाएंगे कि लोग हमारे पास आए। तो जाते हुए को ना जाने देना चाहिए दोस्त, रोकना नहीं चाहिए। चलिए, अ बैड स्मेल और टेस्ट। बदबू को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बैड स्मेल मतलब बुरी गंध, है ना। बुरी गंध को क्या बोलेंगे? गंध। टेस्ट यानी स्वाद, बुरे स्वाद को क्या कहेंगे? टेस्ट यानी होता है स्वाद। तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फाउल। क्या कहा जाता है? फाउल कहा जाता है भाई, बदबूदार, फाउल, है ना। गलत तरीके से चीजें की गई। रिलेट कर सकते हैं, जब कोई गेम में कोई नियम होता है और गलत तरीके से बॉल चली जाए तो उसे फाउल कहा जाता है। स्पेलिंग उसकी अलग हो सकती है, लेकिन हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ अगर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ना बनी हो, हमारे सांस लेने के हिसाब से ना हो, तो वो फाउल होगी। फाउल यानी कि बदबूदार होगी। फिल्थी, डर्टी, गंदा। फिल्थ यानी क्या होता है? गंदगी। फिल्थ तो फिल्थी होती है, मतलब कोई चीज़ गंदगी है तो उसे फिल्थ कहा जाता है। फ्रेश या प्योर यानी कि शुद्ध या अच्छा, तो ये हो गया अपोजिट। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो गया? फॉल का
फिल्थी हो गया, और अपोजिट वर्ड क्या हो गया, फ्रेश या पोर। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, फ्रेश का अपोजिट क्या होता है, तो फ्रेश का अपोजिट क्या हो सकता है, आपका फॉल भी हो सकता है ना। हमको ऐसे याद रखना है कि एग्जाम में आ गया कि बताओ भैया इस फ्रेश का अपोजिट क्या है, तो उल्टा शब्द इसका फॉल भी हो सकता है, फोल्ड, और इसका फिल्थी भी हो सकता है। तो ये आसपास के वर्ड से आपको ध्यान रखने हैं, एक बार पढ़ लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए भाई साहब कितनी पी रहा है, पी के ना परेशान है बेचारा, पता नहीं कौन सा टेंशन है, हो सकता है एग्जाम नहीं निकल रही हो। तो बेटा एग्जाम नहीं निकलेगी तो पिएगा क्या, इससे एग्जाम निकल जाएगी। अरे जितनी बुद्धि है वो भी भ्रष्ट हो जाएगी मेरे भाई, है ना। ब्रेन काम करना बंद कर देता है, उल्टे कामों में चले जाओगे, क्रिमिनल बन जाओगे। पर ये है क्या भाई, तो देखिए क्या है, शराब की आदत, इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। क्रेविंग यानी पेट में ना क्रेविंग होती है, मतलब इच्छा जागना। कैसी इच्छा, इररेजिस्टिबल। रेस्टिबल मतलब क्या होता है, रेजिस्टिबल का मतलब होता है रोकना, रेजिस्ट करना, पर वो रुक नहीं रही है, इर लग गया, इर से क्या बन गया, अपोजिट बन गया। तो अपोजिट बन गया ना, तो ऐसी कोई क्रेविंग, ऐसी कोई इच्छा, कामुकता जो रुक नहीं रही हो, लत लग गई हो, तो ऐसी कोई कामुकता, इच्छा जो मान नहीं रही हो, उसे लत कहा जाता है। वो लत किसकी हो, एल्कोहलिक ड्रिंक्स की, मतलब बहुत ज़्यादा पीने की आदत हो जाए ना, तो उस बीमारी को कहा जाता है बेटा डिप्सोमेनिया। क्या कहा जाता है, डिप्सोमेनिया। किसी को डिप्स मारने की आदत हो गई हो तो इसे कहा जाता है डिप्सोमेनिया, है ना। तो डिप्सोमेनिया यानी कि अल्कोहल की आदत। अल्कोहल अब्यूज भी इसे कहा जाता है, अब्यूज यानी गाली होती है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल अब्यूज का मतलब होता है पीने की आदत हो गई है। और जो नहीं पीता है उसे सोब्रिटी कहा जाता है। सोब्रिटी यानी एक सभ्य इंसान, एक अच्छा इंसान जिसको कोई बुरी आदत नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, सोब्रिटी कहा जाता है। आई होप डिप्सोमेनिया को तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। मेनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, दीवाना होना। किसका दीवाना होना, डिप्स का। डिप्स यानी समझ लो ये किसी चीज़ में डिप करके पी रहे हैं मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड। सिंपल सी बात है, कोई सा भी ऐसा दाना जो खाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो उसे अनाज कहा जाता है। ग्रेन यानी क्या होता है, दाना होता है ना। इचक दाना, बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, सुनाएगा ना। तो जो दाना का जो समूह होता है जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे अनाज कहा जाता है। और अनाज को हम क्या बोलते हैं, सेरियल बोलते हैं। एक बच्चों के लिए एक है ना डब्बा आता है पीने के लिए, सेरेलेक्स, इसी से बना है, इसी वर्ड से बना है। तो सेरियल का मतलब होता है अनाज। क्या होता है, अनाज। अनाज को ना ये वर्ड भी कहा जाता है पॉरेज। पॉरेज को भी क्या कहा जाता है, अनाज कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार ये वर्ड आया है, ये तो कम आया है पर ये वाला वर्ड आया है कि पॉरेज क्या होता है। तो पॉरेज यानी अनाज होता है, जैसे कौवे, इंसान सब खाते हैं अनाज, तो उसे पॉरेज कहा जाता है। हम बोलते ना कि मैं अपने मिट्ठू के लिए यानी कि अपने पैरट के लिए पॉरेज लाया हूँ। ठीक है, वैसे पॉरेज को ना कुछ लोग खीर को भी पॉरेज बोलते हैं, मैंने सुना है ऐसा। आई एम नॉट इनफ कॉन्फिडेंट, पर खीर को भी पॉरेज कहा जाता है। जो अनाज का अपोजिट होता है, मतलब अनाज नहीं खा रहे, जानवरों को खा रहे, है ना, उसे कहा जाता है नॉन ग्रेन। नॉन वेजिटेरियन नहीं बोला जाता है, नॉन ग्रेन। जो अनाज से ना बना हो उसे नॉन ग्रेन कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर बढ़िया सा थैला है और इन दानों से बनाया है आटा, जो बहुत ही शानदार लग रहा है, जिससे हम सब अष्ट पुष्ट रहते हैं, मस्त रहते हैं। अगला वर्ड है फियर ऑफ स्नेक्स, सांप का डर। मैंने आपको कहा था ना, फोबिया मतलब डर होता है। ये जो वर्ड है फोबिया, ये मतलब डर होता है। अब वो डर किसी का भी हो सकता है। तो किसी को सांप से डर लगता है, भाई साहब को देखो डर लग रहा है लेकिन सांप आ गया शरीर पर, क्या बोलेगा, तो उसे कहा जाएगा ऑफियोफोबिया। क्या बोलेंगे, ऑफियोफोबिया। तो कैसे याद करेंगे इसे, ऑफ, सांप आ गया, ऑफ मतलब ऑफ मतलब सांप का डर, फोबिया मतलब डर होता है, तो सांप के डर को कहा जाएगा ऑफियोफोबिया, है ना। इसे अंग्रेजी में एक और वर्ड कहते हैं स्नैक ड्रेड। ड्रेड है डरा हुआ, ड्रेडफुल डरावना, है ना। ड्रेडफुल ने क्या होता है, डरावना, ठीक है। और जो सांपों को प्यार करते हैं उसे बोलेंगे लव ऑफ स्नैक्स। लव नहीं, यहाँ पर होना था लवर ऑफ स्नैक्स, लवर ऑफ स्नैक्स होना था, यानी जो सांप को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो उसे लवर ऑफ स्नैक्स कहा जाएगा। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। इक्लिप्स ऑफ मून, इक्लिप्स ऑफ मून मतलब क्या होता है भाई? चंद्र ग्रहण। तो जो चंद्र ग्रहण होता है उसे अंग्रेजी में कहा जाता है लूनर। ये तो कई बार एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, कई सरकारी परीक्षाओं में आया है कि चंद्र ग्रहण को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लूनर। और मूनलाइट भी कहा जाता है, मूनलाइट नहीं, मूनलाइट भी कहा जाता है। अपोजिट होता है सोलर, यानी कि सूर्य ग्रहण वाला मामला है। अ रोड साइड होटल फॉर मोटरिस्ट, मोटल। ये देखो हमारे यहाँ ना होटल चलता है, लेकिन एक्चुअल में इसको होटल नहीं पढ़ते, इसको होटल पढ़ते हैं, होटल नहीं, होटल। तो जो रोड साइड ना जो ढाबे होते हैं ट्रक वालों के लिए, तुम पढ़ लिख गए तो ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है ढाबे पे काम करना पड़े, तो कहाँ काम करोगी? मोटल में। मोटल नहीं था ढाबा, ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा। अच्छा, हमारे ढाबे वाले ना भाई साहब अगर मोटल लिख दे तो कभी कोई जाए नहीं वहाँ पर, पता नहीं भाई दारू वारू की दुकान हो, पता नहीं बार हो। अरे भाई मोटल मतलब ढाबा होता है जहाँ बढ़िया आपको है ना सरसों की साग और पराठा मिलेगा, लिट्टी चोखा मिलेगा, एंजॉय करना। तो मोटल नहीं होता है ढाबा। इसे लॉज भी कहा जाता है, पुराना वर्ड है। ऐसी होटल जहां पर रुकने की व्यवस्था भी हो कि आप थोड़े ठहर सकते हो, सो सकते हो, लॉज भी कहा जाता है। जैसे आप जानते हो ना कहीं आसपास लॉज है क्या। और होटल अपोजिट है, होटल में जहां पर आपको नाश्ता वास्ता ही मिलता हो, जहां पर रुकने करने की, खाने पीने की ज्यादा व्यवस्था नहीं हो, उससे ब्रेकफास्ट कर सकते हो, उसे होटल कहा जाता है। ठीक है। अ प्लेस वेयर ऑल द मनी इज केप्ट, सिंपल सी बात है, जहां सारा पैसा रखा जाता हो उस इंसान को क्या, उस जगह को क्या कहा जाएंगे? उसे कहेंगे तिजोरी, और तिजोरी को कहेंगे कॉफर। क्या कहेंगे? कॉफर। ध्यान रखना, याद रखना। आपके घर है क्या कॉफर? अगर है तो लिखो कमेंट में कि सर आई हैव कॉफर, मेरे घर तिजोरी है। ठीक है। और बॉक्स या लॉकर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स रखने के लिए हम लॉकर का इस्तेमाल भी करते हैं, तो लॉकर भी कहते हैं, बॉक्स भी कहते हैं। बाकी तो ये वर्ड रिलेटेड नहीं है, इनको छोड़ देना। आगे बढ़ जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अच्छा देखो कितनी सुंदर लड़कियां हैं। पढ़ाई वढ़ाई करोगे तो आपको भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी बेटा, है ना। और लड़कियों को अच्छा लड़का मिल जाएगा, नहीं तो फिर माँ बाप कहीं भी टांग देंगे और फिर मत शिकायत करना कि सर, क्योंकि माँ बाप तो पहले ही बोलते हैं बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे आदमी बनो, अच्छा काम करो, बिजनेस करो, जो भी करना है, पर बी गुड। इफ़ यू बी गुड यू विल गेट गुड, है ना। तो लड़कियों के झुंड को बेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवी कहा जाता है। लड़कियों के झुंड को बेवी कहा जाता है। वैसे भी लड़कियां एक दूसरे को बेबी बेबी बोलती होंगी, बेवी कहा जाता है। और झुंड को ग्रुप भी कहा जाता है। किसी का भी झुंड हो, चाहे वो हमारा हो, जानवरों का हो, कुर्सियों का हो, ग्रुप कहा जाता है। और जो ग्रुप में नहीं रहता वो सिंगल रहता है। आप जैसे लोग बहुत सारे सिंगल भी होंगे। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ना कि आप जैसे आप, तो प्लीज डोंट माइंड, है ना। डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई मजाक कर रहा हूं। तो सिंगल यानी अकेला व्यक्ति होता है, और लोनली होता है। लोन यानी अलोन भी, यहां पे अलोन या लोन भी लिख सकते। अलोन यानी होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। तो बेवी, अगर आप लड़कियों का झुंड है तो याद हो जाएगा बेवी। अ क्लस्टर ऑफ हाउस इन अ विलेज, है ना। क्लस्टर का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जब कोई घर, जब घर हो ना वो समूह में होते हैं, तो जो घर समूह में होते हैं उसे क्लस्टर कहा जाता है। और उस क्लस्टर को, जहां पर छोटे छोटे घर जुड़कर एक गांव बनता है, तो छोटे गांव को हैमलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैमलेट। वो पहनने वाला हेलमेट नहीं, हैमलेट। तो याद कैसे करें सर? इसको याद कर लो भाई कि मैं हेलमेट पहनकर छोटे से गांव जाता हूं, मैं हेलमेट पहनकर छोटे से गांव जाता हूं, तो गांव का नाम क्या है? हैमलेट। हेलमेट का उल्टा हैमलेट। ठीक है। ये एल इधर करोगे ना, ये एल, तो ये हेलमेट बन गया, और ये एल पीछे लगा दिया, हैमलेट बन गया। वैसे विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा भी है बहुत शानदार, हैमलेट, इसी नाम पर, छोटा गांव। उसके बच्चे का नाम भी हैमलेट ही था, ध्यान रखना। तो हैमलेट एंड छोटा गांव होता है, क्लस्टर भी बोलते हैं। टाइनी टाउन, टाइनी यानी छोटा होता है। टाइनी वर्ड का मतलब क्या होता है? छोटा। टाउन मतलब स्थान, तो छोटे स्थान को हैमलेट बोलते हैं, टाइनी टाउन भी बोल सकते हैं। बड़े को हम बोलेंगे सिटी या कैपिटल, राजधानी। कैपिटल यानी क्या होता है? राजधानी होता है। तो छोटे को हम हैमलेट बोल सकते हैं, बड़े को हम कैपिटल बोल सकते हैं। देखो ये छोटा सा गांव यहाँ पे बसा हुआ है, और सब घर ना जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए घरों को क्लस्टर कहा जाता है। एक से घर एक चिपका हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला वर्ड देखिए। अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन अ सेरिमोनियल ओकेशन, किसी भी चीज का भाषण
है ना, जो किसी न किसी स्पेशल सेरेमनी यानी किसी स्पेशल प्रोग्राम पे दिया जाता हो, उसे ओरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरेशन। और बोलने वाले को क्या बोलेंगे? तो बोलने वाले को बोलेंगे ओरेटर। ओरेटर यानी होता है भाषण देने वाला, ओरेटर प्रवक्ता। प्रीचर, जो प्रीच करता है, ज्ञान बांटने वाले को प्रीचर कहा जाता है। ठीक है। टीचर यानी पढ़ाने वाला, प्रीचर यानी बात करने वाला, बात रखने वाला, ओरेटर यानी भाषण देने वाला। इसे अंग्रेजी में लेक्चर या टॉक भी बोलते हैं। लेक्चर बोला ना, मेरा लेक्चर है यार, मुझे तो लेक्चर देना पसंद है। तो आपको लेक्चर देना पसंद है मतलब भाषण देना पसंद है, मतलब आपको ओरेशन पसंद है, टॉक यानी बात करना पसंद है। तो ये सब वर्ड रिलेटेड है। जिसको बात करना नहीं पसंद है उसको साइलेंस पसंद है ना, साइलेंसर, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। ठीक है। साइलेंस से याद आया, वो जो है ना गाड़ी वाले होते हैं जो बुलेट लेके बहुत ज़्यादा बजाते बजे, बड़ा बुरा लगता है। गवर्नमेंट को ना बैंड लगाना चाहिए ऐसी गाड़ियों पर जो बहुत ज़्यादा वॉइस करती है। मतलब सब लोग मार्केट में आराम से अपना काम धंधा कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक बुलेट वाला आएगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ में निकालेगा, फट 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 फट। इट लुक्स सो अगली यार, बंद करो यार ये। मतलब आप दिखावे के चक्कर में लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, और आप ये जो बजाते हो ना, इससे पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू कितनी है। क्योंकि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि कोई छोटा बच्चा घर में सो रहा होगा, वो जग जाएगा। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, उसको डिस्टर्बेंस होगा। ये कब समझोगे यार? और आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तो ऑरेशन का मतलब होता है भाषण। अगला वर्ड देखिए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये लोग, देखो कहाँ जा रहे हैं। तो अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल। पैदल यात्री, ऐसा व्यक्ति जो पैरों के बल चलता है, किसी वाहनों के बल नहीं चलता, किसी वाहनों में बैठ के नहीं जाता है। पैदल यात्री, पद यात्रा करने वाले को क्या बोलेंगे? तो इसको सिंपल सा बोलेंगे पेडेस्ट्रेन। क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रेन। पेडेस्ट्रेन यानी होता है पैदल यात्री। ठीक है। पेडेस्ट्रेन यानी होता है यात्री। ट्रेवलर यानी क्या हो जाएगा? ट्रेवलर यानी हो जाएगा, ड्राइवर यानी हो जाएगा गाड़ी के सारे चलने वाला व्यक्ति। तो पेडेस्ट्रेन को एक और चीज बोलते हैं वॉकर या हाइकर। वॉकर यानी वॉक करने वाला, हाइकर भी बोलते हैं। जो व्यक्ति गाड़ी लेके चलेगा उसे कहा जाएगा मोटरिस्ट या ड्राइवर। क्या बोलते हैं? मोटरिस्ट या ड्राइवर। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर अ पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमेन, ऐसा इंसान जो हमेशा महिलाओं के पीछे भागता हो, है ना। क्या करता है? हमेशा रन्स आफ्टर वुमेन। महिला देखिए कि चालू हो जाता है, भाई देखो ये इंसान, दो महिलाएं इसके साथ है और यहाँ तो एक भी नहीं है ना। तो जो महिलाओं का प्रेमी होता है, महिलाओं से प्यार करता है, उनके पीछे भागता है। तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं हो रही भाई साहब, टेंशन मत लेना, न तुम्हारे दोस्तों की बात हो रही है। ठीक है। वैसे आपके ग्रुप में ऐसा तो कोई होगा जो महिला देखी कि बस सारा काम छोड़ के उसको देखने लग जाएगा। तो महिला देखी, इसे कहा जाता है फिलेंडियरर। क्या कहा जाएगा? फिलेंडियरर। ध्यान रखना, फिलेंडियरर यानी कि इश्कबाज, है ना, इश्कबाज, लड़कीबाज बोल सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, फिलेंडियरर। तो इसे फ्लर्ट करना या सेड्यूसर भी कहा जाता है। सेड्यूस करना, फ्लर्ट करना, जो हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता है, उनके साथ गलत बिहेव करने की कोशिश करता है, ये कहा जाता है। कमिटेड यानी होता है कि जो सिर्फ एक का हो, शादी हो जाए तो एक का, गर्लफ्रेंड बन जाए तो एक का, बाकी किसी महिलाओं के पीछे नहीं भागता है, धोखा नहीं देता है, उसे कमिटेड कहा जाता है। ध्यान रखना, वरना कमिटेड नहीं हो आप तो आप क्या हो? फिलेंडियर हो। अगला वर्ड है अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, है ना, जहां से स्पीकर व्यक्ति बोलता है उसे पोडियम कहा जाता है। देखो ये यहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है फिर अपनी बात रखता है तो उसे क्या कहा जाता है? पोडियम। पोडियम कहाँ होता है? स्टेज पर होता है, डेज पर होता है, इसे डेज भी कहा जाता है ना। और इसे डायस भी पढ़ा जाएगा। और जो नीचे बैठते हैं उन्हें हम लोग बॉटम बोलते हैं। पिट तो नहीं होता है, गड्ढा होता है, पिट तो छोड़ दीजिए। बाकी ऊपरी स्थान को नॉर्मली स्टेज कहा जाता है। और जो मंच होता है, मंच को हम क्या बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आता है। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, है ना। टू कीप अ वॉच का मतलब क्या हुआ? गश्त लगाना, जाकर एरिया में देखना कि भाई आई रखना, कांटेक्ट रखना कि भाई कोई दिक्कत ना हो, तो उसे गश्त लगाने को बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। पेट्रोल, है ना, वो वाले पेट्रोल में ई आता है, ध्यान रखना, ये वाला पेट्रोल अलग है ना, ये वाला पेट्रोल अलग है। तो ये पेट्रोल आने होता है। तुमने बोला कि सर पेट्रोल छिड़कने जाना है, लोगों के घर में आग लगाना, नहीं, पेट्रोलिंग करना। पुलिस क्या करती? रात में पेट्रोलिंग करती, पेट्रोल ने गश्त लगाती है। तो पेट्रोल को गश्त लगाती क्यों लगाती है? क्योंकि वो सुरक्षा देती। गार्ड आने क्या होता है? सुरक्षा। तो गार्ड करना, सुरक्षा करना,
जहां पर सुरक्षा नहीं होगी वहां पर क्या होगा, इग्नोर करना, ध्यान न देना, ओवरलुक करना। तो इग्नोर इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान देना यानी कि पेट्रोल करना, ध्यान न देना, इग्नोर करना। ये भाई साहब को देखिए, ये साहब अकेले जो हैं ये लोगों को बोलते हैं जागते रहो जागते रहो, हाथ में लठ लिए क्योंकि डर इनको भी लगता है ना। अरे पुलिस वाला है ना, पर लठ तो उनको भी लगती है, पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए। चलिए आगे, द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन अ एंशियंट साइट। ठीक है, तो ऐसे ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन, कि किसी ऐसी जगह जो पुराना हो, बहुत पुरानी, और वहाँ पर जब दीवारें गिर जाती है तो वो खंडर बन जाता है। कोई मकान, अच्छा मकान जब धीरे धीरे उस पर नहीं जाते हैं, कोई लोग उसका रिपेयर नहीं करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, खंडर बन जाता है। और वो खंडर बन जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रूइंस, यानी खंडर। रूइन मतलब होता है खराब होना, रूइंस। रिमेन्स भी बोल सकते हैं, इसका अपोजिट होगा डेवलपमेंट। डेवलप यानी जो विकसित हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, देखो कितना कोमल हाथ दिख रहा है, लेकिन हाथ पे ना कुछ लिखा हुआ है, यानी कि चीटिंग चल रही भाई साहब, है ना, जो तुमने 10वीं 12वीं में की होगी। नहीं की है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी, मतलब बहुत पास से किसी की नकल करना, कॉपी करना, तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिप्लिका। क्या कहा जाता है, रिप्लिका आने होता है किसी की कॉपी करना। भाई साहब ने हाथ पे लिख लिया है ऐसे, बढ़िया, वहां से कॉपी कर रहा है, तो कॉपी करने को बोलते हैं रिप्लिका, यानी कि कॉपी करना। डुप्लीकेट करना, जब किसी की नकल करते हैं उसे हम इमिटेट भी करते हैं, तो इमिटेट वर्ड अलग हो गया। जब किसी इंसान की कॉपी करेंगे तो उसे इमिटेट करते हैं। बच्चा जब अपने पिताजी की नकल करता है उसे इमिटेट करना कहा जाता है। लेकिन आप चीटिंग कर रहे हो तो उसे रिप्लिका कहेंगे, और उसका जो एंटोनिम्स है वो रियल या ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल, रियल मतलब कि भाई वास्तविकता है, और किसी की कॉपी करने को रिप्लिका कहेंगे, यहां पर देख सकते हैं। अगला वर्ड है द स्टेट ऑफ और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। द स्टेट और बीइंग क्वालिटी ऑफ होली यानी कि पवित्र एरिया। पवित्र एरिया को क्या कहेंगे, सैंक्सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, सैंक्सिटी, सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। जैसे यहाँ पे जो ये होली प्लेस है, नदी है, माँ गंगा है, माँ रिवर है, तो वो प्योर रिवर है, अच्छा पानी, शुद्ध है और रात पूजनीय है, तो उसे सैंक्टिटी कहेंगे। प्योर कहेंगे, और गंदगी होगी तो उसे इम्प्योर कहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने काफ़ी टाइम खींच लिया, काफ़ी लंबा लेक्चर खींच लिया है, लेकिन नो इशू गाइस, थोड़ी ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई लड़की आ गई पीछे। अ ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट अ स्टूडेंट्स एजुकेशन, है ना। ग्रांट आने होता है किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जो स्कॉलर मिलती है, जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसे स्कॉलरशिप कहा जाता है। बहुत आसान है, स्कॉलरशिप को हम अवार्ड बोल सकते हैं, वैसे एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, और इसका कोई अपोजिट भी एग्जैक्ट नहीं होता है, तो ये दोनों वर्ड यहाँ पर लागू नहीं होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल वर्ड था। आस्क और बैक फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, है ना। किसी से विनती करना, किसी से प्रार्थना करना, है ना, प्रे करना कि भाई साहब हमारा ऐसा काम। जैसे यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये सर से प्रे कर रहे हैं कि सर हमको भी वॉशरूम लगी, अंदर जाने दो, ऐसा ही बोल रहे होंगे और क्या बोल रहे होंगे, तो उसे विनती करने को बोलते हैं सप्लीकेट करना। क्या करना, सप्लीकेट करना। एग्जाम में सप्लीमेंट्री की कॉपी मांगते हो ना, बोल सकते सप्लीकेट करना, यानी कि विनती करना। ठीक है, डिमांड करना, ऑर्डर देना। ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा, जहां विनती नहीं होगी वहां पर ऑर्डर दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग इन अ स्लीप। अच्छा, ये क्वेश्चन ना कई बार आया है। कुछ बच्चों को बचपन में आदत रहती है, आंखें नहीं खुलती है, सपना अपना आता है और नींद में ना चलना चालू कर देते हैं। तो जो बच्चे नींद में चलना चालू कर देते हैं उन्हें कहा जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ना, देखो, सोमनाम बुलिज्म। मुझे भी इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, पर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें एम ना साइलेंट है कोई सा, पर हम पढ़ते हैं सोमनाम बुलिज्म। क्या कहेंगे, सोमनाम बुलिज्म। सोमनाम बुलिज्म, इसको कैसे याद करें सर? याद कर लो कि सोमनाम नाम का एक व्यक्ति है ना, जिसके अंदर बहुत बल है, और इतना बल है कि वो रात में भी नींद में भी चलता है, तो सोमनाम बुलिज्म। ठीक है, नाइट वॉकिंग कहेंगे, और अपोजिट इसका हो जाएगा वॉकफुलनेस, यानी कि वेकफुलनेस, यानी कि जीता जागता हुआ।
तो जो जो काम जीता जागता हुआ करते हैं उसे वेकफुलनेस बोलते हैं, और जो रात में करते हैं उसे सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं, जैसे कि सोमनाम व्यक्ति करता है। मैं यही करता था जब मैंने भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए ना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, बैंकिंग हो गई, टीचिंग वाले ग्रेड 1 मैंने एग्जाम में ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर से क्वालिफाई की है, और पुलिस वाले एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए। तो मैं जब जो वर्ड याद नहीं होते थे ना, तो मैं क्या करता था, मैं उनको तोड़कर कुछ ना कुछ सेट कर देता था। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अ वायलेंट विंडस्टोर्म, अ वायलेंट विंड स्टॉर्म को बोलते हैं तूफान, और तूफान को कहा जाता है टेम्पेस्ट, है ना। देखो यहाँ पर कितना खतरनाक तूफान आ गया है, तो ये तूफान आ गया है ना, जैसे आता रहता है हर साल बारिश में, तो तूफान को कहेंगे टेम्पेस्ट। वैसे विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा भी है, एक ट्रेजेडी है टेम्पेस्ट, बहुत बढ़िया पढ़ना आप, है ना। टेम्पेस्ट को स्टॉर्म कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है, तूफान, और जहाँ तूफान नहीं आता वहाँ शांति रहती है, उसे काम कहा जाता है या पीस कहा जाता है। बहुत सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड है अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, ऐसा छोटा बच्चा जो चलना शुरू कर देता है ना। तो जो बच्चा चलना शुरू करता है उसे टोडलर कहा जाता है। जैसे बच्चा है, बड़ा होगा चलना शुरू कर देगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, टोडलर। टोडलर का मतलब होता है नया नया अभी बच्चा बड़ा हो रहा है और चलने की कोशिश कर रहा है, बेबी या चाइल्ड। और जो बड़ा होता है उसे ग्रोन अप कहा जाता है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तू बड़ा कब होगा, मतलब बड़ा होने मतलब वो ग्रोन अप की बात कर रहे हैं। तो टोडलर आने होता है छोटा बच्चा जिसके दूध के दांत अभी आए हैं। अ प्लांट, लीफ और अ फ्लावर बिकमिंग लिम्प, है ना। ऐसा कोई प्लांट, ऐसा कोई फ्लावर जो मुरझा रहा हो, देखो यहाँ पे मुरझा गया है ना, धूप लगने से, जड़ें कटने से मुरझा रहा हो, उसे विल्ट कहा जाता है, यानी कि मुरझाना कहा जाता है। और विल्ट को अंग्रेजी में श्रिवल या फिर ड्रूप कहा जाता है। और जो फूला होता है, जो ब्लोजम होता है, जो फूल खिला हुआ होता है, उसे ब्लूम कहा जाता है। ब्लूम माने होता है खिलना। एक और वर्ड है, लास्ट वर्ड है, फिर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स को बोलेंगे विटिकल्चर, अंगूर की खेती, है ना। इसे क्या कहा जाएगा, अंगूर की खेती, तो इसे कहा जाता है विटिकल्चर। ग्रेप ग्रोइंग बोलते हैं, ग्रेप आने अंगूर होते हैं। अपोजिट वर्ड है नॉन कल्टीवेशन, छोड़ दीजिए इसे। वैसे बहुत सारे जो वर्ड होते हैं उन्हें भी कहा जाता है। चलिए कुछ वर्ड्स और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर फटाफट कवर कर देता हूँ। तो ग्रेप वाइन्स की खेती को हम बोलेंगे विटिकल्चर, याद रखना। अंगूर मीठे लगते हैं तो मीठे का उल्टा विटी, विटी यानी स्वीटी, स्वीटी यानी विटिकल्चर। बहुत प्यारे प्यारे अंगूर है, इसे विटिकल्चर कहा जाता है, अंगूर की खेती को। अगला वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। जो फ्लावर देते हैं उसे बुके कहा जाता है। जब हम किसी को ऑफर करते हैं ना, एक फ्लावर का ऐसा जमा हुआ अरेंजमेंट जो हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, किसी को ऑफर में देते, बुके कहा जाता है। इसे फ्लावर बंच भी कहा जाता है। और इसका अपोजिट विथर्ड छोड़ दीजिए। तो इसको लिखना बड़ा कठिन है ना। लिखा हुआ बुकेट दिख रहा है, लेकिन यहां पर टी साइलेंट है, बुके पढ़ा जाएगा। अगला वर्ड हमारा है अ लार्ज बंडल बॉन्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। जो गट्ठा होता है ना लकड़ियों का, जो एक साथ बड़ा सा गट्ठा होता है, उस गट्ठे को बेल कहा जाता है। बेल को एक और वर्ड बोलते हैं स्टिक, इसका अपोजिट रिटर्न होता है, छोड़ दीजिए, अपोजिट वर्ड याद नहीं करना है अभी। तो आपको ध्यान रखना है, बेल आने होता है गट्ठा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 1 घंटे से ऊपर का क्लास हो गया है। चलिए अगला देखिए, टू चिल्ड्रन बोर्न टुगेदर, जुड़वा को ट्विंस बोलते हैं, सबको पता है। और ट्विंस को हम डुओ या पेयर भी बोलते हैं, डुओ या पेयर भी बोलते हैं। और जो अकेला रहता है सिंगल बोलते हैं। तो ये ट्विंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2 बच्चों को ट्विंस कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा आज का क्लास कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको जो आज की क्लास मैंने पढ़ाई बहुत मजा आया होगा। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है। अगर आप बेसिक से स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, ग्रामर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो बेसिक से स्पोकन इंग्लिश पढ़ना हो तो कोर्स का नाम है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 0 से कई लाखों बच्चों ने इंग्लिश बोलना सीखी है। 6 महीने का कोर्स होता है। एक बार ऐप पर जाकर विजिट करिए, नंबर पर कॉल करिए। ये जो है हमारी एक्सपर्ट बैच है, जो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए। बाकी कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मेरी स्पोकन इंग्लिश की बुक है, ये ज़रूर आप बुक ज्वाइन करना, आपको अच्छा लगेगा। इसका कवर पेज चेंज होता रहता है। और अगर अकेले इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो दिस वुड बी द बेस्ट क्लास। चलिए आई होप आज की जो ग्रामर क्लास थी बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे। इस क्लास को, इस वीडियो को एक बार और देखोगे ना
तो आपको सारे वर्ड्स मैं गारंटी देता हूँ अच्छे से याद हो जाएंगे, आप एग्जाम में कोई गलत कोई गलत क्वेश्चन नहीं करोगे। इसका टेस्ट अवेलेबल है मास स्टडी ऐप पर, जो पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट भी रहता है, ऐप पर जाइए वहां पर टेस्ट दीजिए, यू विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश ग्रामर में बहुत स्ट्रांग हो सके और वन वर्ड का सफाया कर सके। प्लीज टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।